जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों की अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। सोचता हूँ जब ये शिकायतों का दौर थम सा जाता हूँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि उम्र कम है और इम्तहान बहुत है। जी हाँ साथियों, फ़िलहाल इम्तहान बहुत ही ज़्यादा है हमारे जीवन में, हम आपके जीवन में संघर्ष बहुत ही ज़्यादा है फ़िलहाल, लेकिन हमें घबराना नहीं है। ये सबको पता है, ये हमको पता है, आपको पता है, ये उनको पता है, ये उनको पता है, ये सबको पता है कि हाँ संघर्ष है, संघर्ष के साथ लड़ना है, चलना है, ज़िंदगी को संवारना है। ये प्रक्रिया है, एक दिन यहीं से गाते मुस्कुराते चले जाना है। फिर भी हम उलझनों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, आज ये करेंगे, वो रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ऐसी तमाम विडंबनाओं में खोए हुए हैं। इसी को जीवन कहते हैं साथियों। सबको पता है जाना है, सबको पता है पलायन कर जाना है, लेकिन इस ज़िंदगी को वाकई में संवारना है। फिलहाल इसी उद्देश्य के साथ कि आप नर्वस नहीं होंगे और आप अपनी लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे, एक प्यारे से एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। एक सुनहरे से सफ़र पे आपको आज फिर से ले चलता हूँ। जी हाँ साथियों, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, शांति सागर चैनल पर, आपका सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि एपिसोड नंबर 2 लेकर के हम मुखातिब है साथियों। दूसरा एपिसोड आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है साथियों। आइए जुड़िएगा पूरे शिद्दत से वाक्य शुद्धि एपिसोड 2 में। जी हाँ, जहाँ नियमों का सिलसिला चलेगा, जहाँ चीज़ों की बारीकियों का हम ताना बाना बुन रहे होंगे साथियों। फिलहाल देखना जरा इस पूरे कंटेंट को पूरे शिद्दत से लीजिएगा। एक बात अगर हम आपसे बोलें, किसी भी टॉपिक को अगर हम जान लेते हैं, किसी भी चीज़ के तथ्य को अगर हम पहचान लेते हैं, हमसे फिर त्रुटियां होना दूर दूर तक लाजमी नहीं है या हमें गंवारा नहीं है। जी हाँ साथियों, वाक्य शुद्धि का मतलब हुआ कहीं ना कहीं अशुद्धि है, हम उस शुद्धि को जानना चाहते हैं, उस अशुद्धि को पहचानना चाहते हैं कि जिससे जीवन में आने वाले समय में हमसे ये त्रुटि कभी ना हो। जी हाँ साथियों, वाक्य शुद्धि का मतलब वाक्य अशुद्ध है और उसे हमें शुद्ध करना है। वाक्य शुद्धि के एपिसोड 1 में जहाँ आप ये देख पाए हैं, जहाँ हम थोड़ी सी बारीकी आपको बता पाए हैं, फिलहाल वो एपिसोड काफ़ी छोटा रहा है, लेकिन आपको वहाँ बहुत कुछ मिला है। वहाँ हमने आपको बताया है कि वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक पद क्रम और दूसरी पद संबंधी अशुद्धियाँ। पुनः सुनिएगा साथियों, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ और पद संबंधी अशुद्धियाँ। चलिए इन बारीकियों से हट करके इन तथ्य का मुकाबला करते हैं। पहले हमने कहा है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, तो ठीक ठाक यही काम चल रहा है। पहले हम लोग इसी बात को जान रहे हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। संबंधी अशुद्धियों पर हमारी पहले चर्चा होगी साथियों। पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, इस पर हमारा पहला दृष्टिकोण होगा और जिसके माध्यम से हम एपिसोड 1 में आपको रिकैप दे रहे हैं, जहाँ हमने आपको बताया है कि पहला नियम है कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए और कर्म के बाद क्रिया आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना, ये फार्मूला सेटअप होगा। जबकि हमारी इंग्लिश व्यवस्था में कुछ विपरीत होती है, वो कहती है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट का मामला बाद में आएगा। चलिए, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने नियम हैं। इंग्लिश भाषा जिसका हम आज के समय बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और हर जगह एक विस्तृत पर्याय में उसको दर्जा दे चुके हैं, यहाँ तक कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लोग इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो देते हैं हमारी हिंदी की अपेक्षा की, जबकि हमारी हिंदी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, दिलों में उतर जाने वाली हिंदी है। फिलहाल फिर भी हमारे देश की विडंबना समझें या हमारे अन्य लोगों की भावना समझें कि वो पश्चिमी सभ्यता को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ साथियों, तो कर्ता कर्म क्रिया की हम बात करें, हमारी हिंदी हमसे कहती है कि जब आप इस व्यवस्था में किसी वाक्य को बना रहे होइएगा, जब किसी वाक्य की संरचना तैयार कर रहे होइएगा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, इसके बाद क्रिया होनी चाहिए। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। देखिएगा, दूसरा नियम हमने आपसे रिकैप में दिया है कि अगर इनका विस्तारक इनके साथ है, अगर इनका विस्तारक इनके साथ है तो हमेशा विस्तारक पहले लिखा जाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ राम क्रिकेट खेलता है, मैं कह दूं एक छोटा राम क्रिकेट खेलता है, तो ध्यान देना एक छोटा शब्द राम के पहले ही लिखा जाएगा क्योंकि वह कर्ता का विस्तारक है। अगली बात देखिएगा, वह अमरूद खाता है, दूसरा वाक्य है, फिलहाल अभी सही है। अगर हम कह दें वह एक
पका अमरूद खाता है, इसका मतलब हुआ पके अमरूद के पहले, यानी अमरूद के पहले उसका विस्तारक आया है साथियों, हम उसे बैक यानी उसके पीछे नहीं लिख सकते हैं। अर्थात हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह अमरूद पका खाता है, दिया गया संबंधित वाक्य गलत मान लिया जाएगा। बहुत ही सहज नियम से शुरुआत कर रहा हूँ, सरलता से चीज़ों को बताने का हमारा प्रयास है। एपिसोड 1 देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी साथियों। तो इन दोनों बातों पर हम चर्चा बना चुके हैं। अब हम आपके सामने तीसरा नियम ले आएंगे। तीसरा नियम, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होगी साथियों, ये मान के चलें तो विस्मयादि, अगर विस्मयादि बोधक, ये समझ रहे हैं आप, विस्मयादि बोधक या हम कह दें विस्मय वाचक वाक्य, यानी कोई ऐसा वाक्य आपको मिले जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा हो। पहला तो दृष्टिकोण हमारा बनना चाहिए दोस्तों कि विस्मयादि बोधक होता क्या है। वाकई में ये ऐसे चिन्ह हैं, ये एक ऐसा कारक है जो हमें आश्चर्य, अद्भुत, ऐसी तमाम जगहों पर हमें प्रेरित करेगा या वहाँ लगाने के लिए ये हमें विवश करेगा। अर्थात ये समझ लें कि हम डरे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा डरे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा विवश हैं। ऐसी अवस्था में हम जब बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें हो रही हैं तो आप उससे विस्मयादि बोधक में ले आएंगे। ध्यान देना, नियम नंबर 3 कहता है विस्मयादि बोधक हमेशा पहले आएगा। विस्मयादि बोधक क्या होगा? हमेशा पहले आएगा साथियों, पहले आएगा। जैसे अगर हम बात करें आएगा, ये हमने कह दिया। जैसे हम इसका उदाहरण आपके सामने लिखेंगे। उदाहरण साथियों ध्यान देना, एरो लगा दिया हमने। किरण, किरण लिखा हमने, जरा इधर आइए, जरा इधर आइए। ये चीज देखिए, किरण जरा इधर आइए। अब इसमें हमने विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया है। ये जो विस्मयादि बोधक है, अगर हम इस वाक्य को इस तरीके से लिखें, जरा इधर आइए किरण, जरा इधर आइए किरण, बताना जरा दोनों वाक्यों में किसमें कशिश ज़्यादा है? कौन सा वाक्य आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है? फिलहाल आकर्षण अलग बात है, वो आपको गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। प्रतिकर्षण सही है, क्योंकि वो आपको चीज़ों को सिखा जाएगा। ज़िंदगी में त्रुटियां होना बहुत ही ज़रूरी है, गलतियां होनी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़िंदगी के पैमाने सीख जाते हैं साथियों, हम अपने से अपनों को पहचान जाते हैं साथियों। जी हाँ, तो किरण जरा इधर आइए, ये वाक्य जरा इधर आइए किरण, दो वाक्य आपके सामने हैं। एक बार हमने विस्मयादि बोधक का प्रयोग पीछे किया है और एक बार हमने विस्मयादि बोधक का प्रयोग आगे किया है। फिलहाल पढ़ने में कोई भी अच्छा लगे, कोई खराब लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमारा नियम कहता है कि विस्मयादि बोधक हमेशा पहले आएगा। इस दृष्टिकोण से हमारा ऊपर वाला दिया गया वाक्य सही मान लिया जाएगा तथा ये संबंधित वाक्य को हम गलत की श्रेणी में रख देंगे साथियों। यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं। कुछ इस तरीके के उदाहरण के प्रारूप को हम आपको दे पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, जैसे हम लिखें, अरे देखिए ये चीज़ खतरा है, कोई चीज़, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। जब हम किसी बड़े से फंक्शन में शिरकत कर रहे होते हैं तो हमारा लहजा कुछ और होता है। ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे। अब तो आप बिगड़ गए हैं। देखना जरा, आप किसी के दुख में शिरकत कर रहे हैं, मान के चलना ऐसा होता है, हम रोक नहीं सकते। किसी के दुख में आप शिरकत कर रहे हैं, किसी के अंतिम संस्कार में आप पहुंचे हैं, किसी की अंतिम विदाई पर आप अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हों को उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि अब वो जा चुका है। उस व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ थोड़ा सा समय आप बिताना चाहते हैं। आप उसके घर पर जाते हैं और वहाँ पर रोते बिलखते लोगों को देख करके एक सभा बीच आप ये कहते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो ये जो दुख प्रकट करने का आपका बहुत ज़्यादा मतलब था, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, आपने उसको किस इस तरीके से व्यक्त किया है साथियों। सोचना जरा, इस लहजे को आपने इस तरह कहा होता, ये क्या हो गया, अरे, तो आपके पास का जो आदमी होता उसको लग जाता ये आदमी बेफजूल का आया हुआ है, इसको बल्कि इसके मौत से खुशी है, क्योंकि आपने उसको व्यक्त ही गलत किया है। तो हमारे दादा परदादा या हमारे बाबा जो लगातार छोड़ते गए हैं कुछ चीज़ों को, हमारे बाबा कहा करते थे कि यही बाणी आपको पान खिलाती है और यही बाणी आपको जूता। इसका मतलब हुआ कि हम वक्तव्य को किस तरीके से रखते हैं और लहजा क्या होना चाहिए, स्थिति क्या होनी चाहिए, परिस्थिति क्या होनी चाहिए, हर जगह हमें तौल तौल करके अपने कदम
रखने होते हैं साथियों, तो ये मान के चलें अरे ये क्या हो गया, तो ऊपर दिया गया नियमानुसार संबंधित वाक्य सही माना जाएगा और दूसरा वाक्य गलत माना जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन हो चला है कि आपको बातें पता चल चुकी हैं। अगला स्टार देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा नियम लेकर के अब सजाएंगे आपके स्क्रीन को। गौण कर्म, गौण कर्म पहले आएगा साथियों, गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। अब हमारे स्टूडेंट साथी इस व्यवस्था में होंगे, मुख्य कर्म बाद में आता है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। तो जी हाँ साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है कि सामान्य हिंदी व्याकरण की कक्षा है, ये कंटेंट है, ये एपिसोड दूसरा है, ये हम आपको बहुत कुछ चीज़ें बयां करके जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, आज बहुत कुछ आपको अलग दे जाएंगे। सोचिएगा जरा, मुख्य कर्म किसे कहेंगे और गौण कर्म किससे कहेंगे। हमारी व्यवस्था हमें थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन हमें डरा नहीं सकती है, हमारे जिद को तोड़ नहीं सकती है, हमारे हौसले को गिरा नहीं सकती है। देखिएगा, तो हम अगर आपसे बात कर रहे हैं कि गौण कर्म किसे कहेंगे, मुख्य कर्म किसे कहेंगे, तो बहुत सटीक सा माइनर सा अंतर हम आपको दे रहे हैं। समझिएगा साथियों, जब किसी वाक्य में दो कर्मों का सामना हमारे एक साथ होता है, हम देख पाते हैं कि कोई वाक्य हमें दो कर्म का एक साथ मिलता है या एक ही कर्म होता है, कोई बात नहीं। तो गौण कर्म और मुख्य कर्म की पहचान आप कैसे करोगे? ध्यान देना, बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको दे रहे हैं। यदि किसी वाक्य में निर्जीव जो है, यानी जिसके अंदर जान ना हो, वो कर्म की भूमिका में हो, वो कर्म की भूमिका में हो, तो हम उसे मुख्य कर्म कहेंगे दोस्तों। और अगर कोई सजीव कर्म हो, कोई सजीव हो और वो कर्म की भूमिका में हो, तो हम उसे गौण कर्म कहेंगे। कितना आसान सा मामला है। अगर हम ध्यान दे पाए होंगे तो इतनी बातें कहना शेष रह जाएगा कि अगर हम कोई निर्जीव चीज़ पाएंगे तो हम उसे मुख्य कर्म की संज्ञा में रखेंगे, और अगर कोई सजीव चीज़ पाएंगे तो हम उसे गौण कर्म की संज्ञा में रखेंगे। देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे बात करें, बात यह है हमारी साथियों, बात यह है कि सीता ने दूध राम को दिया। सीता ने दूध राम को दिया। मन मस्तिष्क थोड़ा सा हमारा विवश कर दिया। सीता ने दूध राम को दिया। एक साधारण स्टूडेंट्स लाइफ में हम यही सोचते हैं, फिर गलत क्या है? दूध भी सही है, राम भी सही है, सीता भी सही है, कभी कभार ये पति पत्नी भी रहे हैं, तो देना लाजमी बनता है, दिया होगा। हम कई भावनाओं से आहत होते हैं, कई चीज़ों से हम प्रेरित होते हैं, हम इसमें कोई त्रुटि निकाल नहीं पाते हैं, हमारी ये विडंबना होती है। लेकिन हम इस वाक्य को गलत साबित करेंगे साथियों। देखना कैसे। हमने आपसे कहा है कि गौण कर्म पहले होगा, मुख्य कर्म बाद में आता है, अतः दिया गया संबंधित वाक्य गलत मान लिया जाएगा। फिलहाल इसकी शुद्धि कैसे होगी, इस बात की जानकारी हम आपको प्रेषित करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो दूध एक कर्म है और राम भी एक कर्म की भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर आप दोनों में सजीव निर्जीव की तुलना करें तो आपको पता चलेगा ये निर्जीव है, ये निर्जीव है और ये सजीव है। क्लियर है ना? निर्जीव और सजीव का कॉम्बिनेशन हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर बना चुके हैं। बताना, हमने आपसे क्या कहा है, क्या पहले आएगा? तो नियमानुसार आप देख पा रहे होंगे कि सजीव को पहले आना चाहिए और मुख्य कर्म बाद यानी निर्जीव को बाद में आना चाहिए। यह है क्लियरिटी, ये है बातें आपकी। तो इसका मतलब हम स्क्रीन पर दिया गया वाक्य जो साझा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हमने आपको सामने इसे गलत उच्चारित किया है, गलत लिखा हुआ है। तो आप इसे सही कैसे कर सकते हैं साथियों? सीधी सीधी बात है, आपको कहना होगा सीता ने राम को दूध दिया, राम को दूध दिया। ज़्यादा समय ना लें, यकीनन ये समझ गए हैं आप। दिया गया संबंधित वाक्य सही माना जाएगा, दिया गया संबंधित वाक्य सही माना जाएगा। जैसे रवि ने पुस्तक राम को दिया, दिया गया वाक्य गलत हो गया साथियों। रवि ने राम को पुस्तक दिया, दिया गया संबंधित वाक्य सही हो गया साथियों। क्लियर है ना? तो इतनी बात ध्यान रखना कि गौण कर्म जो है वो पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में आता है, यानी सजीव की संज्ञा पहले और निर्जीव की संज्ञा बाद में होगी। इतनी बातें की जानकारी आपको हो ही चुकी होगी। हम अगर बात करें इसी नियम के सिलसिले में थोड़ी सी बारीकी मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखना जरा, देखने वाली बात क्या है कि मुख्य कर्म है साथियों, मुख्य कर्म जो अभी आप देख पा रहे हैं, यानी नियम नंबर 5 आपको आपके स्क्रीन पर साझा कर दे रहा हूं। जो मुख्य कर्म है इसके साथ को लगाओगे तो सही रहेगा साथियों।
मुख्य कर्म के साथ को लगाओगे तो सही रहेगा कि गलत रहेगा। देखना, एक है गौण कर्म, एक है गौण कर्म, दोनों बातें समझिएगा। तो गौण कर्म के साथ को का मतलब देखना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ऐसे समझ लो, विभक्ति या परसर्ग जिसे कहते हैं, ये सही माना जाता है। लेकिन मुख्य कर्म के साथ कोई भी विभक्ति या परसर्ग लगाओगे तो गलत माने जाओगे, इस बात को भी ध्यान देना। अर्थात इसी वाक्य को हम इस तरीके से अगर लिख दें, सीता ने राम दूध को दिया, देखो कितना गलत हुआ। या इस तरह लिखें, सीता ने दूध को राम को दिया, देखो दूध को राम को दिया, फिर भी वाक्य गलत लग रहा है ना। ये पढ़ने में ही हमें पता चल जाएगा कि वाक्य गलत हो गया और क्यों गलत हुआ। इसलिए मैं इस नियम को इसी के साथ बता देना चाहा साथियों, क्योंकि आप ये बात अब यहीं समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं, पूरी तरीके से अपने आप को इस कंटेंट के लिए समाहित रखें, बता सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। अगर आपका कर्म जो है निर्जीव है और आपने उसके साथ विभक्ति का प्रयोग किया है साथियों, तो आप गलत चल रहे हैं। और अगर आपके पास सजीव कर्म है और आपने उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, तो भी आप गलत चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सजीव कर्मों के साथ विभक्ति आएगी तो आएगी और निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति कभी नहीं आएगी। दोनों ही बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए साथियों, दोनों ही बातें आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को आपको देने का प्रयास किया। देखिए, मुख्य कर्म यानी निर्जीव के साथ को लगाना गलत होगा, गौण कर्म यानी सजीव के साथ को लगाना सही होगा। दोनों ही नियमों को हम आपको बता चुके हैं साथियों। बस ध्यान देना, एक नोट इस पर लिख सकते हैं आप, एक नोट, एक अपवाद आप नियम नंबर ना डालते हुए ऐसे ही लिख लें, बजाना क्रिया हो और बढ़ाना क्रिया हो। बजाना बढ़ाना क्रिया के साथ विभक्ति का प्रयोग उचित माना जाता है, विभक्ति का प्रयोग उचित माना जाएगा साथियों। विभक्ति का प्रयोग उचित यानी सही माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। बजाना, जैसे उसने ढोल को बजाया। अब ढोल तो निर्जीव है और आपको लगेगा इसके साथ को लगा है, अतः यह अशुद्ध है। नहीं बाबू, ये अशुद्ध नहीं है। उसने ढोल को बजाया है और बजाने के साथ मैंने आपको बताया है कि बजाने के साथ विभक्ति का प्रयोग उचित माना जाता है, सार्थक होता है, सही होता है। बातें क्लियर हो गई ना साथियों। बढ़ाने के साथ, जैसे उसने झगड़े को बढ़ाया है, उसने मारपीट को उकसाया है, यानी उसने झगड़े को बढ़ाया है, तो मान के चलें उस झगड़ा तो निर्जीव है, परंतु उसके साथ को लगाना उचित होगा, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ ध्यान देना, यह भी नोट करके लिखना साथियों, बजाना बढ़ाना के साथ विभक्ति का प्रयोग उचित माना जाएगा। तो इतने नियमों से आप अवगत हो चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक की चीज़ें आप अच्छे से ले चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी हाँ साथियों, फिलहाल जहाँ वाक्य शुद्धि एपिसोड दूसरे को आप बहुत ही बेहतर ढंग से ले पा रहे हैं, जहाँ हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से आप तक पहुँचाने की कसम खा चुके हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ हम बात करेंगे अब नियम नंबर जो भी हो, अगला हो, 5वां 6वां जो भी आप करके लिख रहे हो। फिलहाल मैं 6 लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखना, अगर किसी वाक्य में उपाधि और फिर इसके बाद एक उपाधि होती है और एक योग्यता, उपाधि योग्यता दोनों ही प्रयोग में लाए गए हों, उपाधि योग्यता दोनों हों, तो ध्यान देना उपाधि पहले लिखी जाएगी और योग्यता संबंधित नाम के बाद लिखी जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विचलित मत होइएगा, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं आएंगी। नियम बहुत ही आसान, एक बार सुनेंगे क्लियर हो जाएगा। देखना जरा, जैसे अगर किसी के आगे डॉक्टर लिखा जाए तो डॉक्टर रवि MBBS, ये हो गया, ये उनकी उपाधि है साथियों, ये उनकी उपाधि है और ये उनकी क्या है, योग्यता है। हमने आपको अभी बता दिया है कि उपाधि पहले होगी और योग्यता बाद में होगी, अतः ये वाक्य सही बन जाएगा, ये संबंधित तथ्य सही माना जाएगा। परंतु अगर ऐसा लिखा होता, देखना जरा, इसी को इस तरह डॉक्टर MBBS रवि वर्मा, लीजिए डॉक्टर MBBS रवि वर्मा, आपको लगेगा कितना मज़ेदार लिखा गया, सही लग रहा है, परंतु ये पूरी तरीके से ये चिन्हांकन गलत मान लिया जाएगा। ध्यान देना, आप समझ गए होंगे कि उपाधि को पहले लिख करके हम योग्यता को कहाँ ले जाएंगे, बाद में। किसी भी जगह किसी की उपाधि और योग्यता दोनों साथ साथ नहीं आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नियम नंबर अगला बढ़ा लीजिए साथियों। हम आपसे कहें कि स्थानवाचक एवं
कालवाचक क्रिया विशेषण, हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप इसको बेहतर ले सकते हैं। स्थानवाचक एवं कालवाचक क्रिया विशेषण यदि साथ साथ आए, क्रिया विशेषण यदि साथ हों तो ध्यान देना, तो कालवाचक पहले लिखा जाएगा, स्थानवाचक बाद में। ध्यान देना, स्थानवाचक बेटा कहाँ होगा? दूसरे नंबर पर। जी हाँ साथियों, तो कालवाचक फर्स्ट, स्थानवाचक अपना दूसरा पोजीशन बनाएगा। समझ गए ना हमारी बातों को? देखना जरा, तो हम कह रहे हैं स्थानवाचक एवं कालवाचक क्रिया विशेषण यदि साथ साथ हों तो कालवाचक पहले आएगा, स्थानवाचक बाद में आएगा। इस चीज को आप समझ जाएं, इसके लिए हम आपके स्क्रीन पर उदाहरण भी साझा करेंगे, परंतु ऊपर की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे अभी एक दो नियम हम आपको नीचे और भी बता सकें। देखिएगा साथियों, जैसे अगर हम लिखें कि मीरा अकबरपुर 2 बजे जाएगी। मीरा अकबरपुर 2 बजे जाएगी, पढ़ने में तो बहुत मजा पाएगी और दिया गया वाक्य भी बेहतर लगेगा, परंतु ये संबंधित वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख पाएंगे क्रिया की विशेषता 2 चीजें बता रही हैं। एक तो अकबरपुर जो कि स्थानवाचक विशेषण है, एक तो 2 बजे जो क्रियावाचक विशेषण कालवाचक विशेषण है। कालवाचक का मतलब जहाँ समय की बात होगी, स्थानवाचक का मतलब जहाँ उसकी स्थिति यानी परिस्थिति की बात होगी। तो स्थानवाचक का मतलब आप समझ रहे हैं किसी स्थान की बात हो रही है, और कालवाचक का मतलब उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नियम अनुसार इस चीज को हम गलत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपने क्या किया है, स्थानवाचक को पहले लिखा है और कालवाचक को बाद में लिखा है, जबकि नियम हमारा कहता है कि कालवाचक पहले आना चाहिए और स्थानवाचक बाद में आना चाहिए। अतः दिया गया वाक्य अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, मीरा 2 बजे अकबरपुर जाएगी। मीरा 2 बजे अकबरपुर जाएगी। साथियों, अब दिया गया वाक्य इसलिए सही माना जाएगा क्योंकि आपने अब नियम से काम किया है और आपने कालवाचक को फर्स्ट लिखा है और स्थानवाचक को दूसरी पोजीशन पर अपना व्यवस्था प्रदान किया है। समझ गए हैं? क्लियर है? नियम नंबर बढ़ा लीजिए साथियों। अब हम 8वें नियम पर आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा शिद्दत से लेने का प्रयास करते हैं, बहुत ही कठिन नहीं होगा, केवल सोचने भर की जरूरत है। देखना जरा, अगर हम बात करें, हमें पता है कारकों की संख्या 8 होती है। कारकों की संख्या 8 होती है। यह भी आपके YouTube प्लेलिस्ट में हम प्रोवाइड करा चुके हैं साथियों, कई पार्टों में। अगर आप हिंदी बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो हम पे विश्वास रखिए और हौसले के साथ हमारे YouTube के प्लेलिस्ट को ओपन करिए और क्रमबद्ध तरीके से पूरी हिंदी व्याकरण को पढ़ते चले जाइए। मैं दावा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, आप विचलित नहीं होंगे और आपकी पूरी तैयारी बहुत ही मैच्योर हो जाएगी। फिलहाल देखना, तो कारकों की संख्या हमें पता है 8 होती हैं। और अगर हम बात करें तो कारकों का क्रम कुछ इसी तरीके से होता है, कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण के बाद साथियों संप्रदान, संप्रदान के बाद नंबर किसका आता है दोस्तों? अपादान का। और अगर हम अपादान के बाद की बात करें, अपादान के बाद अगर आप जाइएगा तो संबंध को ले आइएगा। अपादान यानी अलग होने के बाद हमने संबंध दोबारा स्थापित किया। कुछ इस तरीके से इसका ट्रिक बना सकते हैं हम। कर्ता कर्म करण संप्रदान यानी संप्रदान के बाद आपका संबंध, और संबंध के बाद दोस्तों आ जाएगा अधिकरण, और अधिकरण के बाद आ जाएगा संबोधन। अधिकरण के बाद संबोधन। यानी अगर हम कारकों की व्यवस्था को देखें, अगर हम कारक के कर्मों को देखें, कारक जैसी महत्वपूर्ण टॉपिक में अगर हम इस बात की, इस व्यवस्था की जानकारी हासिल करें तो देख पाते हैं कि कर्ता ने अपना पोजीशन 1, कर्म ने 2, करण ने 3, संप्रदान ने 4, अपादान ने 5, संबंध ने 6 और अधिकरण ने 7 और संबोधन ने 8 नंबर पर अपनी पोजीशन बना रखी है साथियों। क्लियर है ना? इन लोगों ने अपनी पोजीशन इस तरीके से स्थापित की है एक महत्वपूर्ण तथ्य में। जहां हम कारक की बात कर रहे होते हैं वहां इनकी पोजीशन कुछ इसी तरीके से होती है। यानी ये पोजीशन है, इस क्रम को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। 1 2 3 4 5 6 और ये है आपका 7, सॉरी क्या लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ इसकी बात थी, मैंने मिटाने का प्रयास किया। ये है आपका 7, ये है आपका 8। इसका मतलब 8 कारकों की संख्या है, सबकी व्यवस्था कर्म से है। परंतु जब वाक्य में इन्हीं कारकों का प्रयोग होगा, वाक्य में ध्यान देना साथियों, वाक्य में इन्हीं कारकों का क्रम कैसा होगा देखना। वाक्य में
कारकों का क्रम, ये बात बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान देना, यहाँ पर कारकों का क्रम चेंज हो जाता है, पहले 8 आएगा। देखिए, अगर किसी वाक्य में संबोधन का प्रयोग है तो हमने आपको पहले ही बताया है, उसका प्रयोग कहाँ होगा, सबसे पहले होगा। इसका मतलब 8 नंबर फर्स्ट पोजीशन पर, और इसके बाद 1 का, यानी इसके बाद चाहे लाख कारकों का प्रयोग क्यों ना हो, लेकिन अगर कर्ता कारक है वाक्य में तो कर्ता कारक का इसके बाद ही प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 1 के बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद पोजीशन उल्टा हो गया, समझते चले जाइए। 7 6 5 4 3 2 1 तो पहले से, क्लियर है ना। यानी हम अगर ये बात ध्यान दें तो 8 पहले आएगा, 1 उसके बाद आएगा, बस इतनी सी पोजीशन, बाकी तो सबको उल्टा कर दें, यही है। जैसे अगर हम एक वाक्य के साथ आपको बताना चाहें तो देखना जरा साथियों, जैसे अगर किसी वाक्य में अरे शब्द का प्रयोग हुआ है तो ध्यान देना, ये पहले आएगा और ये कारकों में इसकी पोजीशन 8 मानी जाएगी। और अगर हमने लिखा है अरे वाह, अरे वाह, वाह का मतलब कर्ता, इसका मतलब इसकी पोजीशन 1 है। देखिए नियमानुसार हम चल रहे हैं। और अगर अब हम बात करें अधिकरण की तो ध्यान देना, जैसे अरे वह लखनऊ जाएगा, अरे वह लखनऊ जाएगा, तो लखनऊ का मतलब अधिकरण हुआ कि नहीं हुआ। अधिकरण का मतलब जिस स्थान पर जा रहा है, में पे पर आप उसके चिन्ह को प्राप्त करते हैं, तो अधिकरण का मतलब अरे वह लखनऊ, मान लीजिए अरे वह लखनऊ, इसका मतलब हुआ ये कारक संख्या 7 की व्यवस्था है, यानी अधिकरण की नंबरिंग में कर रहा हूं, ये वाला ध्यान दे पा रहे हैं आप। लखनऊ घर से, देखना घर से का मतलब हुआ से का मतलब क्या साथियों, से का मतलब बताना, से का मतलब घर से। अब अलग होगी जब घर से, तो इसका मतलब हम जान पाते हैं कि हम अपादान की तरफ भाग रहे हैं, यानी अपादान की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ध्यान देना, घर से जाने का मतलब 6 का प्रयोग हमने इसमें नहीं किया है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। वह लखनऊ अपने मामा का मतलब ये संबंध हुआ साथियों, संबंध पहले आ गया। के घर से, अब इसका मतलब हुआ, हम अगर बात करें इसका नंबरिंग करें तो ये 6 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है साथियों। तो अरे वह लखनऊ अपने मामा के घर से, ये हो गया घर से। अब के लिए वाला आना चाहिए, 5 के बाद 4 का नंबर है, यानी संप्रदान। घर से पढ़ने के लिए, देखिए पढ़ने के लिए, इसका मतलब ये इतना कारक नंबर कितना हो जाएगा, 4, पढ़ने के लिए। अब किसका नंबर आना चाहिए, हमने आपके सामने संप्रदान, और अब हम करण की तरफ भागेंगे। पढ़ने के लिए साइकिल से, देखिए साइकिल से, इसका मतलब नंबर 3 की भी व्यवस्था हमने कर दिया है साइकिल से। अब नंबर 2 की भी व्यवस्था कर दे रहे हैं, साइकिल से विद्यालय। ये देखिए, ये नंबर 2 यानी कर्म की व्यवस्था हो गई, ये तो क्रिया है वाक्य की पूर्ति के लिए। लीजिए, सारे कारकों की व्यवस्था इसी तरीके से होनी चाहिए। अरे वह लखनऊ अपने मामा के घर से पढ़ने के लिए साइकिल से विद्यालय जाती है। ध्यान देना साथियों, अगर ये सारे कारकों का प्रयोग एक साथ किया गया है तो हमने पोजीशन आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया है। हम चाहें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या मामला है, कोई नहीं, मेरे स्टूडेंट साथी इस बात को तीव्रगामी ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ लो, अगर ये सारी बातें एक साथ हैं और किसी को ऊट पटांग लिखने की प्रक्रिया आपने दोहरा दी और अगर कर दी तो आप गलत माने जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ, अरे वह लखनऊ के स्थान पर लिखेंगे अरे वह अपने मामा के घर से लखनऊ पढ़ने के लिए। अब ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि आपको लखनऊ पहले लिखना चाहिए था और आपने लखनऊ को काफ़ी दूरी दे दी है। इसका मतलब हुआ आपने कारकों का सही क्रम स्थापित नहीं किया है। इस व्यवस्था को आप ध्यान दीजिएगा। ये व्यवस्था तब आपको परेशान कर सकती है जब वाक्य की रूपरेखा बहुत बड़ी हो, जब वाक्य हमारे सामने बहुत बड़े रूप में आए हुए हों, तब हम इस व्यवस्था से थोड़े से विचलित हो सकते हैं। साथियों पुनः सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर हम इस बात को करें, अरे वह लखनऊ अपने मामा के घर से साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, यहीं आपका एग्जाम आपसे त्रुटि कराएगा। जैसे वह कहेगा वह साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, वाक्य में कोई त्रुटि आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन कारक कर्मों के आधार पर यहां त्रुटि है साथियों। त्रुटि क्या है आप समझ सकते हैं, साइकिल से यानी ये करण कारक है, यानी इसकी पोजीशन नंबर 3 है। पढ़ने के लिए यानी ये संप्रदान है और इसकी पोजीशन 4 है। और कारकों का क्रम वाक्य में कैसे होना चाहिए,
4 की व्यवस्था 3 से पहले होनी चाहिए। इसका मतलब वह पढ़ने के लिए साइकिल से विद्यालय जाती है, यह वाक्य सही होगा और दिया गया वाक्य को या वाक्य हमारा गलत होगा। समझ गए साथियों ना। कारकों के क्रम को भी ध्यान देना। हमारे वाक्य में कारकों का क्रम कुछ इस तरीके से होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एपिसोड, ये कंटेंट आपको बेहतर लगा और यहाँ प्रोवाइड किए जाने वाले संबंधित समस्त नियमों को आप बेहतर ढंग से जान पाए हैं। अभी वाक्य शुद्धि में काफ़ी कुछ बचा है, जहाँ हम पद संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे। अभी तो हम पद क्रम संबंधी अशुद्धियों को ही पहचान रहे थे साथियों। आशा विश्वास है ये एपिसोड, ये कंटेंट आपको बेहतर लगा। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे साथियों। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।